देखिए, नेपाल पूरे विश्व में बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में, शांति भूमि के रूप में प्रचलित था। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, चलिए हमें खास फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान बर्बाद होने से। श्रीलंका बर्बाद हो गया, उसके बाद बांग्लादेश बर्बाद हो गया, उसके बाद नेपाल बर्बाद हो गया। अब ये आग जब मेरे घर के चारों तरफ आग लगेगी तो लपेटे तो मेरे घर पे भी आएंगी। नहीं तो आप बताइए, नेपाल जैसे शांतिपूर्ण देश में आधे दिन में सरकार पलट दी। और वो कौन लोग हैं जो अपने देश की संसद को जलाते हैं, अपने देश के जो बड़े बड़े जो है गौरव के प्रतिष्ठानों को जलाते हैं, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को जलाते हैं। भाई अपने घर को कोई आग लगाता है क्या? कि देखिए, नेपाल ने बहुत चोट खा ली, अब नेपाल आमा और चोट नहीं सह सकती। उस देश पे इतने घाव हैं कि पिछले घाव का पे मरहम लग नहीं पाया है कि फिर दूसरा घाव। आप बताइए कब तक निर्दोष मरता रहे? आपने पिछले आंदोलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को आपने जो है उसका आरोपी बना दिया, और आज जब 4 निर्दोष हिंदू धर्मावलंबियों की मौत हो गई, पुलिसिया बर्बरता में मौत हो गई, उसका जिम्मा कौन लेगा? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नेपाल एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। भारत के बिहार से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुआ विवाद अब मधेश और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अब तक कईयों की मौत की भी खबर आ चुकी है। हिंसा के बाद नेपाल सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुरक्षा विशेषज्ञों, विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने से हालात बेकाबू हो गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है नेपाल में? क्या है तनाव के पीछे की कहानी? आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। नमस्कार। आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी है नेपाल को लेकर, आप आधा से ज्यादा वक्त नेपाल में ही बिताते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है नेपाल में, अभी तो जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं सरकार को बने, लेकिन आए दिन इस तरह की तनाव की खबरें सामने आती रहती है। आपको क्या लगता है, ये क्या कुछ चल रहा है नेपाल के भीतर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाल में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बहुमत की सरकार आई, बहुत ही 2/3 की बहुमत की सरकार आई, और उसके बावजूद वहाँ जो है ये सब अभी देखने को मिल रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि 1000 किलोमीटर से ऊपर की हमारे ओपन बॉर्डर हैं और हमारा रोटी बेटी का संबंध है। इधर के लोग उधर डेली आते हैं, हज़ारों लाखों की इस तादाद में इधर उधर करते हैं। और जब नेपाल के इस तराई बेल्ट पे इस प्रकार का कुछ ना कुछ द्वंद्व टाइप की चीज़ें उभरती हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे इधर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। देखिए, नेपाल पूरे विश्व में बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में, शांति भूमि के रूप में प्रचलित था, परंतु आज उस जेनजी आंदोलन के बाद एक नया नैरेटिव सेट हुआ। भारत में अभी आपने देखा, कॉकरोचों का आंदोलन हुआ तो लोग बोल रहे हैं नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे। तो ये एक बड़ा ही गंदा एक दाग उस देश के ऊपर लग गया, जिसको मुझे लगता है कि मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो देश, जो भूमि शांति के प्रतीक के रूप में पहचानी जाती थी, आज वो जो है एक नई किस्म की क्रांति, मतलब जो अनडिजायरेबल क्रांति कुछ लोग कहेंगे, जिसको मैं जो है सोशल डिस्ट्रक्शन के रूप में देखता हूँ, उसके नाम से मशहूर हो रही है, और जो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज जो वहाँ दीवानगंज में, सुनसरी के दीवानगंज में हुआ, सुनसरी से जब ये घटना आग की तरह पकड़ी, और आज ये नेपाल के लगभग कुछ भी नहीं तो 2 दर्जन से अधिक जिलों में ये आग फैल चुकी है। और फैली भी ऐसे कि भाई हिंदुओं का पवित्र जो है श्रावण मास जो है प्रारंभ हो चुका है। वहाँ कुछ जो है श्रद्धालु लोग जो है अपने कांवड़ को लेकर जाने की तैयारी में थे, तो डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। और उसके बाद एक सो कॉल्ड, जिसको पीसफुल समुदाय कहते हैं हम लोग,
उस समुदाय के लोगों ने वहां अटैक कर दिया और उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई हुई तो पहली मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। अभी तक खबरों में 4 मौतों की पुष्टि हुई है। वहाँ के युवा गृह मंत्री जो है वहाँ तक जिलों तक पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2-3 दिन की खामोशी के बाद राष्ट्र के नाम पे संबोधित किया है, पर मुझे लगता है दिस इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि जब तक आप जो भी समस्या है उसकी जड़ में जाके कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसमें मेरा एक दूसरा एप्रीहेंशन है, मेरे देखने का तरीका एक दूसरा है। देखिए, नेपाल के पुलिस के आईजी, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने 4 दिन पहले एक बयान दिया था कि नेपाल में रोहिंग्या, सोमालियन और पाकिस्तानी मुस्लिम जो है बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो है घुसपैठ कर रहे हैं। और हमारे लिए चिंता का विषय एक और है कि आप जो सीमांचल वाला क्षेत्र है, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ही कट्टर मानसिकता वाली पार्टी के हैं, AIMIM के। तो ऐसी स्थितियों में नेपाल के अंदर चूंकि खुला बॉर्डर है, तो इस प्रकार के कट्टरपंथी सोच विचार वाले लोगों के लिए इन्फिल्ट्रेट करना और आसान हो जाता है। तो ये सुरक्षा का तो एक बहुत बड़ा मैटर है ही। ये मैटर मेरे संज्ञान में कहां से आया? नेपाल में 2020 का शायद वो साल था, जमातियों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आई गेस सुनसरी में ही था। और वहां की सरकार को जो नॉलेज थी कि कोई 40-50 हजार लोग आएंगे, और वहां लोग आए कम से कम 2-2.5 लाख लोग। और उस कार्यक्रम में कम से कम 20 देशों से लोग आए। आप सोचिए ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर होगा कि तत्कालीन सरकार को भी मालूम नहीं था कि कहां से लोग आएंगे। मतलब आप सोचिए उस कार्यक्रम के अंदर वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां का APF, किसी की एंट्री नहीं है, और वहां 20 देशों से लोग आ रहे हैं। ये फरवरी के आसपास, कोविड लगने से पहले का है। और उस वक्त जो है, चूंकि भारत का ओपन बॉर्डर है, और ऐसे ही 2017 या 18 में ये बहराइच से जो बॉर्डर लगता है नेपालगंज, वहां पर भी जमातियों का ऐसा ही प्रोग्राम था। और चूंकि इधर नेपाल के साइड प्रोग्राम था और उधर जो बहराइच में गाजी सालासर की मजार है, तो वो बॉर्डर ऐसे खोल दिया गया जैसे आपका ड्राइंग रूम खुला है, बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो ये इस प्रकार की चीजें भारत के लिए तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी का कंसर्न है, और दूसरा नेपाल के लिए भी उतना ही सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। तो आज नेपाल की सरकार को मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है कि जो जड़ पे काम होना चाहिए। भाई, आप ये नहीं बोल सकते कि आप पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी आके ये नहीं कि घुसपैठ हो रही है। अरे भाई, आपको पता है घुसपैठ हो रही है, तक पहुंचना जरूरी है, और जड़ को हो रही है। हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास प्लान क्या है? एक्शन ऑफ प्लान क्या है? आपके पास प्लान A क्या है? प्लान B क्या है? आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अब आप सोचिए, अभी वेस्ट बंगाल में इतने सारे बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए गए, उनको भेजा गया, और इसमें मुझे कोई 1% भी डाउट नहीं है कि उसमें हजारों की संख्या में नेपाल में चले गए होंगे। हाँ। और नेपाल में जाके फिर वो एक बॉर्डर से घुस के दूसरे बॉर्डर से इंडिया में घुस गए होंगे, इसमें कोई भी। और जहां पे इनके जो है इनको प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, लाल टोपी वाले, हरी टोपी वाले, वो इनको फिर से जो है कहीं ना कहीं घुसा के वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ बनवा देंगे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नेपाल के अंदर नेपाल की सामाजिक जो समरसता है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो क्या लगता है आपको? आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस इशू को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। निश्चित रूप से। इसके पीछे कौन है? देखिए, इसके पीछे बहुत जैसे हमारे यहाँ भारत में आपने देखा होगा कि एक अमेरिकी बिलियनर ये कहता है कि भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए मैं $1 बिलियन फंड करूंगा। अब आप बताइए, उसकी ना मौसी का लड़का यहाँ रहता, ना उसकी बुआ का लड़का यहाँ रहता। अब भाई, वो भारत में $1 बिलियन काहे को खर्च करेगा? तो कुछ तो तार जुड़ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ के कुछ नेता हर दूसरे महीने विदेश पहुंचते हैं, और जैसे ही विदेश से पहुंच के आते हैं यहाँ देश में बवाल खड़ा हो जाता है ना। तो ये तार आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए, जब उनको लगा कि मोदी एक ऐसी शील्ड लेकर पैदा हुआ है कि इसको नहीं हम हिला सकते, तो उन लोगों ने, उन सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स ने एक वो बनाया कि हम भारत को कैसे डिस्टर्ब करें। देखिए, भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। जब नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आए थे, बहुत लोगों को दिक्कत भी है। इंडीड, जब मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था तब भारत 11वीं अर्थव्यवस्था थी, 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसी मजाक में तो नहीं हो गया। देश के नेतृत्व ने देश के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किया होगा, तब जाके हमने 7 स्टेप की छलांग लगाई। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग यूरोप में बैठे हैं, कुछ लोग भारत को खंड खंड कर देना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे।
तो उन्होंने क्या किया, आप सोचिए, जब इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी, वो गुजरात में जो है पटेलों का आरक्षण नहीं दिला पाई, वो हरियाणा में जाटों को आरक्षण नहीं दिला पाई, वो राजस्थान में मीणाओं को आरक्षण नहीं दिला पाई। आरक्षण कब चाहिए? जब नरेंद्र मोदी आ गए। तो उन्होंने पहले जाति के नाम पर देश में विध्वंस करने की कोशिश की, हार गए, फेल हो गए। फिर इन्होंने दलित के नाम पे देश में आग लगाने की कोशिश की, हार गए, फेल हो गए। फिर इन्होंने क्या किया कि भैया सीए और एनआरसी के नाम पे मुस्लिम को भड़काने की कोशिश की। मुस्लिम तो पहले रॉकेट में बैठा रहता है कि भाई मोदी को गाली देने का और मोदी को पेलने का मौका कहां से मिले, कौन हमें साला फंड करे। जैसे अभी आपने देखा एक मोहम्मद जुनैद हजारों करोड़ों रुपया खर्चा करके वहां पे रोज 20,000 लोगों को खाना खिला रहा है। अब पुलिस पूछ रही है भाई तू कौन सी स्कीम में पैसा लगाता है कि तेरी इतनी इनकम है, हमें भी बता दे। हमारे देश के भटके हुए युवा भी वो काम करने लग जाए कि एक छोटी सी मोबाइल की शॉप से जो है दिन में हजारों लोगों को पिज्जा आ रहा है, हजारों किलो की बिरयानी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, फलाना आ रहा है। तो पुलिस पूछ रही है, तो अब जो है वो अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो किसानों वाला आंदोलन किया। तो जब देखा कि भैया हम मोदी को नहीं कर सकते, तो जो भारत के चारों तरफ है वहां आग लगाने की कोशिश की गई। आप देखिए, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, चलिए हमें खास फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान बर्बाद होने से। श्रीलंका बर्बाद हो गया, उसके बाद बांग्लादेश बर्बाद हो गया, उसके बाद नेपाल बर्बाद हो गया। अब ये आग जब मेरे घर के चारों तरफ आग लगेगी तो लपेटे तो मेरे घर पे भी आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी वैश्विक साजिश के तहत यह सब कुछ हो रहा है। नहीं तो आप बताइए, नेपाल जैसे शांतिपूर्ण देश में आधे दिन में सरकार पलट दी। और वो कौन लोग हैं जो अपने देश की संसद को जलाते हैं, अपने देश के जो बड़े बड़े जो है गौरव के प्रतिष्ठानों को जलाते हैं, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को जलाते हैं। भाई अपने घर को कोई आग लगाता है क्या? अब कौन बनाएगा उस पूरे देश को, आप बताइए। अब वही दान से ही तो बनेगा, कोई ग्रांट आएगा, कहीं से पैसा आएगा तभी तो होगा। भाई जिस देश का 90% बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता हो, जहां एक सड़क का एक 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का सड़क खंड बनाने के लिए 5 वर्ष लगे हो, अब तब भी पूरा नहीं हो रहा हो, कि भाई एडीबी दे, यूएनडीपी दे, जायका दे, कोई दे, तब हो रहा है ना काम। अब सोचिए उस देश के पुनर्निर्माण में ही जो है हजारों करोड़ रुपया लगना है, कैसे लगेगा? एक आखिरी सवाल में आपसे समझना चाहेंगे, आखिरी कमेंट, कि कैसे आएगी शांति नेपाल में? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सत्ताच्युत हो गए, उनके लिए तो बहुत बड़ा मौसम है कि भाई आग लगी है, हाथ सेक लें, कोई मुद्दा, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें, आपदा में अवसर ढूंढ लें। पर मेरा आह्वान उस देश के युवाओं से है और उस देश के उन संभ्रांत लोगों से है जो लोग उस देश में शांति के लिए काम कर रहे हैं। कि देखिए, नेपाल ने बहुत चोट खा ली। हाँ। अब नेपाल आमा और चोट नहीं सह सकती। उस देश पे इतने घाव हैं कि पिछले घाव का पे मरहम लग नहीं पाया है कि फिर दूसरा घाव, फिर दूसरा घाव। आप बताइए कब तक निर्दोष मरता रहेगा, कब तक मरता रहेगा? आपने पिछले आंदोलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को आपने जो है उसका आरोपी बना दिया, और आज जब 4 निर्दोष हिंदू धर्मावलंबियों की मौत हो गई, पुलिसिया बर्बरता में मौत हो गई, उसका जिम्मा कौन लेगा? कहीं चलिए आप जिम्मा मत लीजिए, आप कम से कम इतना तो करिए कि जहां जो समस्या की जड़ है, आज एक हिंदू राष्ट्र में नेपाल, चलिए डॉक्यूमेंटेड संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है, पर उस देश में 80% तो हिंदू है। जी बिल्कुल। हिंदू अपने डीजे नहीं बजाए, परंतु एक संप्रदाय वाला दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा के कान फाड़ू अपनी प्रार्थना चलाए, और प्रार्थना में भी ये बोले कि भैया मेरे आराध्य को ना मानने वाला सब काफिर है। ये तो नहीं चलेगा भाई। गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला कैसे मित्रवत रह सकता है? तो देखिए, जो मेरे संप्रदाय का सम्मान जितना करेगा, मैं उसके संप्रदाय का उतना ही सम्मान करूंगा। मैंने किसी का कर्जा नहीं खा रखा कि तू दिन में मुझे 5 बार गाली बकेगा और उसके बाद जी भाईजान बहुत बढ़िया सद्भावना। नहीं, सद्भावना इज नॉट अ वन साइड हाईवे। भाई अगर देश में, समाज में शांति मुझे चाहिए तो तुझे भी चाहिए, और उस शांति के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो संविधान मेरे लिए लागू होता है तो तेरे लिए भी लागू होता है। ये संविधान, ये देश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये सबकी
एक फुलवारी जी। है और उस फुलवारी को सींचने का, सहेजने का, संरक्षण करने का काम हर एक नागरिक का है और ये जिम्मा हर किसी को लेना। बिल्कुल, शांति के लिए इसकी जिम्मेदारी हर किसी को लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो विवाद की शुरुआत दो समुदायों के बीच एक मामूली विवाद से हुई थी। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बाद में देखते देखते ये पूरा विवाद हिंसा में बदल गया। इसके बाद तनाव सुनसरी से निकलकर सप्तरी, सिराहा, धनुषा और परसा तक फैल गया। उम्मीद है जल्द नेपाल में शांति आए। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।